स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्वयं सुधार की दुनिया की। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, सुनते हैं, हाँ। लेकिन असल जिंदगी में वो बदलाव महसूस नहीं होता। तो हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पर रोशनी डालती है कि भाई सिर्फ जानना ही काफी क्यों नहीं है। और ये सामग्री एक बड़ा दिलचस्प विचार सामने रखती है, सृजन का नियम, लॉ ऑफ क्रिएशन। जी। सुनने में थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है, हाँ। है ना? पर यहाँ कुछ अलग है। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये नियम कहता है कि हम सिर्फ इच्छा नहीं करते, हम असल में अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये बनाने की प्रक्रिया है क्या असल में? बिल्कुल। और देखिए, यही आज की चर्चा का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। मतलब सिर्फ प्रेरणादायक चीजें सुनना या पढ़ना, हाँ, और वाकई में अपनी मनचाही सच्चाई को बनाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत यही कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब वो जानकारी सिर्फ यहाँ दिमाग में न रहे, हाँ, बल्कि वो हमारे होने में, हमारे जीने के तरीके में उतर जाए। तो पहला मुद्दा यही है जिसे स्रोत कहते हैं, सीखने का भ्रम। हाँ, इल्यूजन ऑफ लर्निंग। हाँ, कि पॉडकास्ट सुन लिए, किताबें पढ़ ली, लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं। पर स्रोत कहते हैं कहीं हम सिर्फ उपभोक्ता तो नहीं बन गए हैं। मतलब ये लगता तो है प्रगति जैसा, पर क्या ये वाकई है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत साफ साफ बताते हैं, जानना और होना या करना ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। जानकारी हमें पता चल सकती है, हाँ, पर बदलाव तो तब आएगा जब हम उसे अपने व्यवहार में लाएं, अपनी ऊर्जा में लाएं, यहाँ तक कि अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। पहचान का हिस्सा? जी। सिर्फ ज्ञान से बर्ताव नहीं बदलता, वो पहचान के लेवल पर बदलाव मांगता है। अच्छा, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है योजना बनाना, प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग। जब हम प्लान बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये भी एक तरह का टाल मटोल हो सकता है, जैसा स्रोत कह रहे हैं? मतलब असल काम से बचने का एक तरीका? हाँ, अक्सर ऐसा हो सकता है। स्रोत के अनुसार जो असली क्या कहते हैं कैटलिस्ट है वो है कर्म, एक्शन। जी। योजना बनाना ठीक है, जरूरी भी हो सकता है, पर वो तैयारी है, वो गति नहीं है। ठीक है। एक्शन ही है जो धुंध हटाकर स्पष्टता लाता है। जब हम कदम उठाते हैं ना, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, हाँ। तो हमें फीडबैक मिलता है, खुद से भी और स्रोत कहते हैं ब्रह्मांड से भी। अच्छा। और अक्सर एक्शन न लेने के पीछे डर होता है, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, या शायद अपनी पूरी क्षमता दिखाने का डर। कर्म करने से ही वो आत्मविश्वास आता है। यहाँ स्रोत एक ऐसी बात कहते हैं जो मतलब काफी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि नतीजे दिखने से पहले विश्वास करो। जी। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हम तो आमतौर पर सबूत देखते हैं फिर मानते हैं। हाँ, ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। स्रोत इसे हमारी आंतरिक संरचना का मामला बताते हैं। आंतरिक संरचना? हाँ, इंटरनल आर्किटेक्चर। उनका तर्क ये है कि हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ, वो एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी की तरह। जब हम किसी चीज में पूरी तरह यकीन करते हैं, भले बाहर उसका कोई सबूत ना हो, तो हम एक खास तरह का सिग्नल भेजते हैं। ओके। स्रोत के अनुसार हमें वो भविष्य का मैं बनना होता है। मतलब जो हम बनना चाहते हैं उसे आज ही महसूस करना होता है, उसके जैसा व्यवहार करना होता है, बिना सबूत के। यही विश्वास वो इंजन है जो फिर वास्तविकता को बदलना शुरू करता है, सबूत का इंतजार नहीं करता। और इस विश्वास को बनाए रखने में भावनाओं का क्या रोल है? स्रोत कहते हैं भावनाएं सिर्फ रिएक्शन नहीं है, वो निर्देश हैं, डायरेक्टिव्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी भावनाएं लगातार बता रही हैं कि हम किस तरह की रियलिटी से जुड़े हुए हैं, किस एनर्जी से। अच्छा। अगर हम लगातार कमी महसूस कर रहे हैं, चिंता में हैं, डरे हुए हैं, तो हम अनजाने में वैसी परिस्थितियों को और मजबूत कर रहे हैं। तो स्रोत के अनुसार अगर मन चाहा नतीजा चाहिए, तो पहले उस नतीजे से जुड़ी हुई भावना को पैदा करना सीखना होगा, उसे बनाए रखना सीखना होगा। यानी फीलिंग पहले? जी, फीलिंग पहले। यहीं पर वो भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल कंसिस्टेंसी जरूरी हो जाती है। और कैसी से वो वर्तमान क्षण में रहने वाली बात जुड़ती है, द पावर ऑफ नाउ। बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं कि बनाने की, क्रिएट करने की असली शक्ति सिर्फ अब में है, इसी पल में। अगर दिमाग या तो पीछे की बातों में अटका है या आगे की चिंता कर रहा है, तो हमारी रचनात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, खो जाती है। सही है।
वर्तमान क्षण में पूरी तरह रहकर, जागरूक रहकर ही हम अपने विश्वास और अपनी भावनाओं को सोच समझकर चुन सकते हैं। और इसके लिए रोज प्रैक्टिस चाहिए, रोज का सचेत अभ्यास। ठीक है। और अंत में स्रोत बात करते हैं प्रचुरता की मानसिकता की, अबंडेंस माइंडसेट। जी, ये सिर्फ ज्यादा पैसा चाहने से कैसे अलग है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये कमी की नजर से दुनिया देखने के बजाय हर चीज में संभावना देखना, उपलब्धता देखना, अबंडेंस। अच्छा। और ये सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, ये समय पर, मौकों पर, प्यार पर, अच्छे विचारों पर, सब पर लागू होता है। इस सोच को बनाने के लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। और अपने जीवन से हर तरह की अव्यवस्था, क्लैटर को हटाना, चाहे वो दिमागी हो, भावनात्मक हो या घर में सामान का ढेर हो, ताकि जगह बने। हाँ, ताकि प्रचुरता के लिए, उस फ्लो के लिए जगह बन सके। तो इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सच में कुछ बदलना है तो सिर्फ जानकारी जमा करना या प्लान बनाना काफी नहीं है। हमें एक्टिव निर्माता बनना होगा। सही कहा, एकदम सही। मतलब एक्शन लेना होगा, नतीजा दिखने से पहले यकीन करना होगा, अपनी भावनाओं को चुनना और संभालना होगा, अभी में जीना होगा। और कमी वाले चश्मे को उतारकर प्रचुरता वाला चश्मा पहनना होगा। ये एक अंदरूनी बदलाव है और स्रोत कहते हैं कि यही अंदरूनी बदलाव आपकी बाहरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अगर हमारी भावनाएं सच में हमारी रियलिटी को दिशा देती हैं, तो आज, अभी, इसी वक्त हम जानबूझकर ऐसी कौन सी एक छोटी सी भावना चुन सकते हैं या पैदा कर सकते हैं जो उस जिंदगी से मेल खाती हो जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। और इसमें मुख्य बात यह है कि हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारे विचार, विश्वास, हमारी भावनाएं, ये सब बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से कुछ खास सिद्धांतों को समझना, जैसे जगह साफ करना, ऊर्जा को संरेखित करना, विश्वास बदलना, कृतज्ञता, अनासक्ति, ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं। एक तरह की सहनिर्माण प्रक्रिया है ये। हाँ, सहनिर्माण। जगह साफ करना, ये सिर्फ घर साफ करना तो नहीं है ना? नहीं, वही नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये है ऊर्जा के स्तर पर पुरानी चीजों को, पुराने विचारों या शायद पुरानी भावनाओं को हटाना, ताकि नई ऊर्जा के लिए, नए अनुभवों के लिए जगह बने। ओके, तो ये एक तरह की तैयारी है। हाँ बिल्कुल, अपनी दुनिया को उसके लिए तैयार करना जो आप असल में चाहते हैं। जगह बनाने के बाद फिर अगला कदम क्या है? स्रोत संरेखण या अलाइनमेंट पे काफी जोर देते हैं। ये सिर्फ अच्छा सोचने जैसा है या कुछ और? यस, ये उससे काफी गहरा है। संरेखण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और यहाँ तक कि अपने कर्मों को अपनी इच्छा के साथ पूरी तरह से एक सुर में लाना। एक सुर में लाना जैसे किसी वाद्य यंत्र को मिलाते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। स्रोत कहते हैं कि हमारी ऊर्जा ही वो पुल है जो इच्छा और उसके सच होने के बीच है, और यहीं पर असली काम शुरू होता है। वो गहरे छिपे हुए सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना। सीमित करने वाले विश्वास जो हमें रोकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये अक्सर हमारे अतीत से आते हैं या समाज से, और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए आत्म जागरूकता खुद को जानना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सिर्फ बैठकर सोचने वाली बात नहीं है, एक प्रेरित कर्म का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये जबरदस्ती करने से कैसे अलग है? प्रेरित कर्म वो है जो संरेखण की स्थिति से अपने आप निकलता है। वो जोर जबरदस्ती वाला नहीं होता, बल्कि एक सहज खिंचाव सा महसूस होता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अचानक किसी को फोन करने का मन कर गया, या कहीं जाने के लिए रोज वाले रास्ते से अलग रास्ता ले लिया। ये तब होता है जब आप अपनी इच्छा की ऊर्जा के साथ होते हैं। अच्छा, और ये सीधे तौर पर हमारे विश्वासों से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, विश्वास ही तो हमारी नींव है, वो ब्लूप्रिंट जिसके आधार पर हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम मानते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं या दुनिया में कमी है, तो वही हमारी हकीकत बन जाती है ना? स्रोत बताते हैं कि इन सीमित विश्वासों को बदलना मुमकिन है। पहले उन्हें पहचानो, फिर उन्हें चुनौती दो, और फिर पुष्टि अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों से उन्हें सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलो। पर इसमें लगातार प्रयास लगता है, जैसे कोई नई आदत डालते हैं ना, वैसा ही है। ठीक है, तो विश्वास की नींव पर आगे बढ़ते हुए कृतज्ञता की बात आती है। ये सिर्फ शुक्रिया कहना तो नहीं है,
इसे एक ऊर्जा बदलाव या कंपन कहा गया है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, कैसे काम करता है ये? हाँ, ये सुनने में थोड़ा वैसा लग सकता है, पर इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को मेरे पास ये नहीं है वाली सोच से हटाकर मेरे पास जो है वो कितना अच्छा है पर लाना। अच्छा। जब हम सच में उन चीजों की सराहना करते हैं जो हमारे पास है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हम अपनी ऊर्जा बदल देते हैं। हम कमी के बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और स्रोत कहते हैं कि ब्रह्मांड इस पर प्रतिक्रिया देता है। हाँ बिल्कुल, और इसमें विशिष्ट होना मतलब स्पेसिफिक होना ज्यादा असरदार है। सिर्फ सेहत के लिए शुक्रिया नहीं, बल्कि आज मेरे शरीर में जो ताकत महसूस हो रही है उसके लिए मैं आभारी हूँ। समझ गया। रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। हाँ, रोजाना अभ्यास, जैसे सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभारी होना। इससे धीरे धीरे प्रचुरता वाली मानसिकता बनती है। ओके। और फिर एक और दिलचस्प चीज है अनासक्ति। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब किसी चीज को चाहना, पर वो कैसे और कब मिलेगी उससे जुड़ाव छोड़ देना। हाँ, ये एक संतुलन बनाने जैसा है। अनासक्ति का मतलब इच्छा छोड़ देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है इस चिंता को छोड़ देना कि वो इच्छा कैसे पूरी होगी या कब पूरी होगी। ये जो लगाव होता है ना, जो अक्सर डर से पैदा होता है कि शायद मुझे ये मिलेगा ही नहीं, हाँ, वो असल में रुकावट पैदा करता है। अनासक्ति का मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा करना, ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करना। जैसे बीज बो दिया, पानी दे रहे हैं, पर हर घंटे खोद कर नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही। आप भरोसा करते हैं कि सही समय पर अंकुर फूटेगा। ये भरोसे और समर्पण की बात है। तो इससे होता क्या है? जब हम ये चिंता छोड़ देते हैं तो हम शांत और ज्यादा खुले हो जाते हैं। फिर समाधान और मौके ऐसी जगहों से आ सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। कम प्रतिरोध मतलब ज्यादा सहज प्रवाह। और शायद यात्रा का आनंद भी ले पाते हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मंजिल पर नजर रखने के बजाय। तो इन सब चीजों को एक साथ देखें। जगह साफ करना आपको तैयार करता है। संरेखण आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। विश्वास वो नींव बनाते हैं। कृतज्ञता आपके इरादे को मजबूत करती है और ध्यान प्रचुरता पर रखती है। और अनासक्ति प्रतिरोध हटाकर प्रवाह को आने देती है। सही। ये सब मिलकर एक सहन निर्माण प्रक्रिया है। आप अपना हिस्सा करते हैं, वो प्रेरित कर्म और बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे विश्वास, हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान, ये सब हमारी बाहरी हकीकत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वास्तविकता हमारे अंदरूनी विश्वासों का आईना है। तो क्या हो सकता है अगर कोई लगातार किसी चीज के प्रकट होने से पहले ही उसके लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करने का अभ्यास करे? इससे किस तरह का आंतरिक बदलाव आ सकता है? ये एक बड़े सवाल को छेड़ते हैं कि क्या हम सच में अपनी किस्मत, अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं? हाँ, ये निर्माण के नियम या जिसे लॉ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, उसकी बात करते हैं। और इनमें से कुछ बातें तो वाकई सोचने वाली हैं। तो अपना मिशन ये है कि इन स्रोतों से वो खास नुक्ते निकालें जो बताते हैं कि सिर्फ चाहने से आगे बढ़कर अपनी दुनिया बनाने का असल मतलब क्या है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं करते, बल्कि वो समझाते हैं कि कैसे हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी सोच, हमारे गहरे बैठे विश्वास वो बाहरी सच्चाई को कैसे रचते हैं। अच्छा। और इसमें ना जागरूकता, इरादा और फिर जो हम करते हैं यानी मतलब कर्म, उसका बड़ा गहरा तालमेल है। एक स्रोत तो इसे आंतरिक तकनीक तक कहता है। आंतरिक तकनीक, दिलचस्प। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर छुपे होते हैं, जैसे मैं इसके लायक नहीं हूं या शायद मौके आसानी से नहीं मिलते। सही। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं इन्हें पहचानना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये असल में महसूस करने की बात है कि ये विचार हमें कैसा महसूस कराते हैं। बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन मान्यताओं को हमें बदलना होगा, सक्रिय रूप से। अच्छा, बदलना होगा? कैसे? हाँ, इसके लिए तरीके भी बताए गए हैं, जैसे सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं। जैसे कि पैसा और अवसर मेरी तरफ सहजता से आ रहे हैं। और विजुअलाइजेशन
मतलब मन में अपनी मनचाही सच्चाई की एक साफ तस्वीर बनाना। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि विश्वास सिर्फ ब्रह्मांड को सिग्नल नहीं भेजते, वो हमारे अवसरों को देखने के तरीके को भी फिल्टर करते हैं। उसे वो धारणात्मक फिल्टर या परसेप्चुअल फिल्टर कहते हैं। धारणात्मक फिल्टर, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक उलझन हो सकती है, क्या सिर्फ सोचने और महसूस करने से सब बदल जाएगा? क्योंकि स्त्रोतों में प्रेरित क्रिया, इंस्पायर्ड एक्शन, इसका जिक्र बार बार आता है। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रेरित क्रिया वो कदम है जो अंदर से आते महसूस होते हैं। अंदर से? हाँ, सहज, स्वाभाविक और हमारे इरादे से जुड़े हुए। ये उस तरह के एक्शन से अलग हैं जो हम जबरदस्ती या घबराहट में करते हैं। अच्छा। लेकिन यहीं पर एक और अहम बात आती है। स्रोत ये मानते हैं कि डर और शक वो तो रास्ते में आएंगे ही, खासकर जब हम कुछ नया अपनी सीमाओं से बाहर करने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, ये तो होता है। इसीलिए वो साहसी क्रिया मतलब करेजियस एक्शन की बात करते हैं, यानी डर महसूस होने के बावजूद कदम उठाना। असली खेल डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। तो ये सिर्फ कुछ तकनीकें अपनाने की बात नहीं लग रही। मैंने स्त्रोतों में एक दिलचस्प पहलू देखा कि ये अपनी पहचान को ही निर्माता के तौर पर देखने जैसा है। बिल्कुल। ये महसूस करना कि जिंदगी हम पर नहीं हो रही बल्कि हमसे जाहिर हो रही है। ये बदलाव कैसे आता है? हाँ, ये एक गहरा बदलाव है और इसमें भावनात्मक महारत, इमोशनल मास्टरी, उसका बड़ा हाथ है। मतलब अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, सिर्फ बहने न जाना। स्रोत बताते हैं कि ये पहचान धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में, सेहत हो, पैसा हो, रिश्ते हो, सब में एक तालमेल लाती है। सब में? हाँ, और यहीं पर ऊर्जावान समंजस यानी एनर्जेटिक सिंक्रोनाइजेशन का विचार आता है। आप सोचिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा के सारे वाद्य यंत्र एक सुर में बज रहे हों। अच्छा उदाहरण है। स्रोत इसे कुछ ऐसा ही कहते हैं, जहां आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म बिना किसी अंदरूनी टकराव के एक साथ काम करते हैं। ये उस मिथक को भी तोड़ता है कि सब कुछ पाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। सही कहा। और मान लीजिए कोई अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेता है, तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? स्रोत तो ऐसा नहीं मानते। वो इशारा करते हैं कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। निर्माण कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का एक तरीका बन जाता है। इसे बनाए रखने के लिए एक लय चाहिए, अनुशासन और खुद को लगातार ताज़ा करने मतलब रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है। रिन्यूअल। स्रोत ये भी सुझाते हैं कि ऐसा माहौल बनाएं जो आपको सपोर्ट करे। ध्यान से चुनें कि आप किन प्रभावों में रहते हैं और ये भी जानें कि कब थोड़ा रुकना है और कब आगे बढ़ना है। स्थिरता का मतलब सिर्फ जमे रहना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत में रहते हुए लचीला भी होना है। और फिर शायद एक और स्थल आता है जब हम अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं और उस नई सच्चाई में जीने लगते हैं। हाँ, एक बहुत सुंदर बदलाव आता है तब हम कमी या जरूरत की भावना से रचना करना बंद कर देते हैं। रचना फिर परिपूर्णता से होती है, ओवरफ्लो जिसे कहते हैं। ओवरफ्लो? हाँ, मतलब जो हमारे पास पहले से है उसी की खुशी और बहुतायत से। तब कर्म एक बोझ नहीं लगता, वो आनंद बन जाता है। स्रोत कहते हैं कि इस अवस्था में हम सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बनाते, बल्कि हमारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। वाह! तो इन सभी स्रोतों का निचोड़ अगर देखें तो यह है कि हमारी बाहरी दुनिया असल में हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना है। बिल्कुल। जिसे हम अपने विश्वासों, इरादों, कर्मों और लगातार जारी तालमेल से बनाते हैं। ये वाकई एक सफर है, सिर्फ मंजिल नहीं। बिल्कुल। और ये एक चक्र है जहां हर पड़ाव हमें और विकसित करता है। शायद सबसे अहम ये नहीं कि हमने क्या बनाया, बल्कि ये कि इस पूरी प्रक्रिया में हम कौन बन गए। वो अंदरूनी बदलाव ही असली नाम है। हम कौन बन गए, ये गहरी बात है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या होगा अगर कोई रचना करने की कोशिश करना छोड़ दे और बस खुद को एक खुला माध्यम मानकर रचना को अपने जरिए बहने दे? इस पर सोचिएगा जरूर।